हाँ तो प्यारे बच्चे, आप सभी लोगों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और मोस्ट वेलकम भी। प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है कि आज 14 अगस्त है और 14 अगस्त के दिन प्रिंस सर का बर्थडे है, यानी हमारा बर्थडे है। और इसलिए आज के कमेंट में बाकी सब चीजों की अपेक्षा हैप्पी बर्थडे गुरुजी ये ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो आप में से जितने भी सारे बच्चे हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं, आप में से जितने भी सारे बच्चे जन्मदिन की अगर शुभकामनाएं हमें दे रहे हैं, तो आप सभी लोगों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। हमारा ढेर सारा प्यार आपके साथ हमेशा बना रहेगा और आप लोगों ने जो ये प्यार दिया है, इसके लिए हम सदा हमेशा आपका आभारी रहेंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को एक बार फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। रात से ही आप लोगों का शुभकामना आना शुरू हुआ है और अभी तक आ ही रहा है, और इसके लिए मैं शंकर भगवान का, आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आइए प्यारे बच्चों, पहले हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है ना। पहले हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। बीच में हम लोग चर्चा कर लेंगे कि आज की क्लास में, आज के दिन क्या स्पेशल होने वाला है, हम लोग बीच में चर्चा करेंगे। तो बस आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है ना। आप लोग तैयार रहिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है बाबू। हाँ, तो आप सभी बच्चे ने जल्दी जल्दी से तैयार हो जाइए। हम लोग पढ़ रहे थे सिविक्स का दूसरा नंबर चैप्टर। हम लोग क्या पढ़ रहे थे बाबू? हम लोग सिविक्स का दूसरा नंबर चैप्टर पढ़ रहे थे। सिविक्स का दूसरा नंबर चैप्टर जिसका नाम है लोकतंत्र की उपलब्धियां, यही पढ़ रहे थे ना हम लोग। लोकतंत्र की उपलब्धि के बारे में पढ़ रहे थे। प्यारे बच्चों, हम लोग पिछली क्लास में बहुत कुछ बातें किए थे लोकतंत्र की उपलब्धि के बारे में। आज भी हम लोग बहुत सारी बातों को करेंगे कि लोकतंत्र का आखिर क्या क्या उपलब्धि रहा, ठीक है ना। लोकतंत्र की उपलब्धियों के बारे में हम लोग आज भी चर्चा करेंगे। तो बस जल्दी जल्दी से आप लोग तैयार हो जाइए ताकि हम आप लोगों को लोकतंत्र की उपलब्धियों को गिना सके, लोकतंत्र की उपलब्धि के बारे में बता सके, ठीक है ना। हाँ, तो आइए आप सभी बच्चों को आज हम ये चैप्टर खत्म करके दिखाते हैं, ठीक है ना। आज हम लोग इस चैप्टर को समाप्त करने वाले हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज और हम आप लोगों को अभी ही स्पष्ट कर देते हैं। 2 दिन का कार्यक्रम। आज है प्यारे बच्चों 14 अगस्त। आज है 14 अगस्त। तो आज हमारा बर्थडे है, जन्मदिन है। तो इसलिए आज हम एक बर्थडे स्पेशल क्लास लेने वाले हैं। आज हम एक बर्थडे स्पेशल क्लास लेंगे जो बहुत ही स्पेशल होगा। आज हम एक बर्थडे स्पेशल क्लास लेंगे जो बहुत ही स्पेशल होगा। तो आज 14 अगस्त शाम में कितना बजे से, तो ध्यान रखना मेरे भाई, शाम में 7 बजे। कितना बजे से? शाम में 7 बजे से आज एक स्पेशल क्लास होगा। शाम में 7 बजे से आज एक स्पेशल क्लास होगा, ठीक है ना। शाम में 7 बजे से आज एक बहुत ही स्पेशल क्लास लेंगे, ठीक है बाबू, ध्यान से याद रखिएगा। आज शाम में 7 बजे बहुत ही स्पेशल क्लास लेंगे, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, कल है प्यारे बच्चों 15 अगस्त। कल क्या है? 15 अगस्त है। 15 अगस्त है जब हमारा देश भारत आजाद हुआ था। प्यारे बच्चों, 10वीं क्लास के पूरे सिलेबस में एक चैप्टर ऐसा है जो कि हमारे भारत की आजादी से जुड़ा हुआ है, अंग्रेजों से जुड़ा हुआ है, गांधी जी से जुड़ा हुआ है। हमारा देश भारत कैसे आजाद हुआ, किस तरीके से अंग्रेजों ने हमारे ऊपर जुर्म किया, ये सब कुछ हमें पढ़ना है। कौन सा वो चैप्टर है बताइए, आप लोग को पता है? कौन सा वो चैप्टर है बाबू, आपको पता है? वो चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। वो चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। वो चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। वो चैप्टर कौन सा है? भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर है। हिस्ट्री का चौथा नंबर चैप्टर प्यारे बच्चों, हिस्ट्री का चौथा नंबर चैप्टर, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, हिस्ट्री का चौथा नंबर चैप्टर। तो प्यारे बच्चों, कल 15 अगस्त के मौके पर हम बता देते हैं अभी ही, कल 15 अगस्त के मौके पर वन शॉट में इस चैप्टर को हम कल समाप्त करेंगे, पूरा पढ़ाएंगे शुरू से लेकर के अंत तक, पूरा हम इस चैप्टर को देखेंगे। और यह चैप्टर जो है यह शाम में 6:30 बजे से शुरू होगा। यह चैप्टर शाम में 6:30 बजे से शुरू होगा। कितना बजे से? शाम में 6:30 बजे से शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो शाम में 6:30 बजे से कल 15 अगस्त के मौके पर हम ये चैप्टर खत्म करेंगे। हम ये चैप्टर बहुत दिन से रखे हुए थे, इसलिए रखे हुए थे कि भाई 15 अगस्त के मौके पर हम इसको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। और कल प्यारे बच्चों 15 अगस्त के मौके पर हम इसको खत्म भी करेंगे, ठीक है ना।
हाँ, समझ में आ गया ना। कल 15 अगस्त के मौके पर हम इसको खत्म करेंगे, चाहे यह चैप्टर 4 घंटे में 5 घंटे में काहे ना खत्म हो। बड़ा टास्क है, आप लोगों को भी इस टास्क के लिए तैयार रहना है। हम तो करा देंगे, बाकी समर्थन आपका चाहिए कि आप लोग हमारे साथ तैयार है कि नहीं है। प्यारे बच्चों, शाम में 6:30 बजे जब हम इस क्लास को शुरू करेंगे, लगभग कितना देर में ये चैप्टर खत्म होगा हम आपको बता देते हैं। रुक जाओ, ये चैप्टर हम लगभग कितना देर में खत्म कर देंगे हम बता देते हैं, देख लेते हैं। ओ भाई, ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है रे। हैं? ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है भाई, थोड़ा बड़ा चैप्टर है ना। क्या वन शॉट में हम लोगों को खत्म करना चाहिए? वन शॉट में हम लोगों को खत्म करना चाहिए इस चैप्टर को? बताओ बाबू जल्दी से, क्या इस चैप्टर को हमें वन शॉट में खत्म करना चाहिए? क्या हमें इस चैप्टर को वन शॉट में खत्म करना चाहिए, या फिर 2 क्लास कर दें इसका? चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, आप लोग बताइए। लेकिन शुरुआत तो कल करेंगे, इतना तो कन्फर्म है। शुरुआत तो कल करेंगे, इतना तो कन्फर्म है, ठीक है ना। ये चैप्टर का शुरुआत कल तो हम लोग करेंगे, इतना कन्फर्म है। लेकिन आप लोग अब बताइए, 1 शॉट या 2 शॉट? बताओ भाई, दिमाग का दही हो जाएगा 1 शॉट में? अरे बाप रे बाप। चलिए ऐसा करते हैं ना, कम से कम 4 घंटा तो पढ़ाएंगे, कम से कम 4 घंटा तो पढ़ाएंगे। 4 घंटा में जितना खत्म हो जाए, क्या कहते हैं आप लोग? या फिर अगर लगा कि नहीं भाई 1 शॉट में हो जाएगा तो हम लोग उधर भी कर लेंगे क्या? तो कल आप लोग भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर के लिए तैयार रहिएगा, और शाम में 7 बजे 14 अगस्त आज है प्यारे बच्चों, बर्थडे स्पेशल क्लास आज चलने वाला है। तो आज आप लोग इसके लिए तैयार रहिएगा, कल आप लोग इसके लिए तैयार रहिएगा, ठीक है ना। ये जबरदस्त होने वाला है। हाँ, बस आप लोग तैयार रहना भाई। आज का भी जो क्लास होगा बर्थडे स्पेशल वाला, ये वाला भी जो क्लास होगा, ये लगभग 4 घंटा से ऊपर का क्लास होगा। ये भी क्लास लगभग 4 घंटा से ऊपर का क्लास होगा। और कल जो हम ये वाला क्लास लेंगे, ये लगभग 4 से 5 घंटा का होगा। 4 से 5 घंटा का ये कल वाला क्लास होगा। 4 से 5 घंटा का ये कल वाला क्लास होगा, ठीक है ना। हाँ, समझ में आ गया बाबू? 4 से 5 घंटा का कल क्लास हम लेंगे, ठीक है ना। कल सुबह वाला क्लास नहीं रहेगा, कल सुबह वाला क्लास हम नहीं रखेंगे, सिर्फ कल शाम में 1 क्लास रखेंगे। तो 1 क्लास तो दिन भर में आप लोग कर ही सकते हैं ना। 5 घंटा 6 घंटा तो कोई भी सेल्फ स्टडी करता है, उतना तो पढ़ ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कल आप लोग उतना ही देर पढ़ाएंगे जितना देर आप लोग सेल्फ स्टडी करना बहुत अच्छे तरीके से पसंद करेंगे, ठीक है ना। तो कल के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है बाबू। हाँ, नहीं कल पढ़ा रहे हैं ना, कल पढ़ा रहे हैं तो कल यूट्यूब पर ही करवा देंगे, ठीक है बाबू। हाँ, आजादी के 1 दिन पहले हमारा जन्म हुआ था, ठीक है ना। भगवान का ये इच्छा था कि भाई जब देश आजाद हो जाए उससे पहले हम इसको भेज देते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही जन्म हुआ हमारा तो लोग हमें भेज दिए। और हमारी मम्मी कहती हैं कि जब हमारा जन्म हुआ था 1998 ईस्वी में, 1998 में जब हमारा जन्म हुआ, तो उस दिन जन्माष्टमी था, 14 अगस्त के दिन। 14 अगस्त के दिन उस दिन जन्माष्टमी था, जिस दिन कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है, ठीक है ना। तो 14 अगस्त के दिन यानी जन्माष्टमी के दिन हमारा जन्म हुआ था। बचपन में लोग हमें कन्हैया जी कहते थे, लेकिन धीरे धीरे वो नाम छूट गया और प्रिंस के नाम से हम ज्यादा प्रचलित हुए। तो प्रिंस के नाम से ही जाने जाते हैं, ठीक है। खैर, प्रिंस भी एक अच्छा सा नाम है। भगवान का नाम अगर हमारे साथ जुड़ा होता तो और बढ़िया था। खैर कोई बात नहीं, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और हम लोग जो चैप्टर्स पढ़ रहे थे उस चैप्टर को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। हम लोग उस चैप्टर को समझने का प्रयास करते हैं। क्लियर? सभी बच्चे लोग जल्दी जल्दी से तैयार हो जाइए, ठीक है ना। जितने भी बच्चे हैं सब लोग जल्दी जल्दी से तैयार हो जाइए। मैथ का क्लास कल सुबह वाला, अच्छा मैथ वाला क्लास करवा देंगे। मैथ वाले क्लास में कोई दिक्कत नहीं, हम अपना क्लास नहीं करवाएंगे, क्योंकि भाई हम तो रात में तैयारी करेंगे क्लास का, ठीक है ना। कोई भी क्लास कराने से पहले हम तैयारी करते हैं, बिना तैयारी कैसे ही किसे क्लास करवा देंगे, ठीक है ना। चाहिए, आइए प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं, ये समझते हैं कि भारत में लोकतंत्र कितना सफल है, ठीक है ना। हम लोग ये समझते हैं अब कि भारतीय लोकतंत्र कितना सफल है। ये चीज समझने का आप लोग भली भांति प्रयास करिएगा। भारतीय लोकतंत्र कितना सफल है। प्यारे बच्चों, लोकतंत्र के बारे में बता रहे थे कि लोकतंत्र सबसे बढ़िया शासन प्रणाली है। लोकतंत्र जहां जनता को समान आदर भाव मिलता है। लोकतंत्र पूरे दुनिया के लगभग 100 से अधिक देशों में है। लोकतंत्र जहां की मालिक जनता है। लोकतंत्र जहां प्रतिनिधि इस डर से काम करते हैं कि 5 साल में हमें दोबारा जनता के पास जाना है। लोकतंत्र जहां जनप्रतिनिधि जनता से डरते हैं, चुनाव से पहले, चुनाव के बाद तो फिर जनता डरने लग जाता है।
तो लोकतंत्र पूरे दुनिया की सबसे बढ़िया शासन प्रणाली है। लोकतंत्र में बहुत सारे अच्छे गुण हैं, लेकिन कुछ अवगुण भी हैं जिसे हम लोगों को दूर करना चाहिए। तो हमारे भारत देश में भी लोकतंत्र है। जब हमारा देश भारत आजाद हुआ, समझिएगा, जब हमारा भारत देश आजाद हुआ तो उसके बाद संविधान लिखा गया। तो संविधान में यह निर्णय लिया गया कि भाई भारत में लोकतंत्र होना चाहिए। तो पूरे दुनिया में जहां जहां पर भी लोकतंत्र था, सब जगह के संविधान को पढ़ने के बाद भारत का संविधान बनाया गया, ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत जनता को ना हो। ठीक है ना? तो इसलिए प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान दुनिया के सबसे बढ़िया संविधान है। ठीक है ना? भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बढ़िया संविधान है। तो आइए प्यारे बच्चों, हम लोग एकदम बेहतरीन तरीके से हर एक चीज को, हर एक कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। कल संगम क्लास के लिए बोले थे भाई, लेकिन नहीं, कल भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर पढ़ाएंगे। 15 अगस्त कल है, तो 15 अगस्त से जुड़ा हुआ चीज होना चाहिए ना, देश की आजादी से जुड़ा हुआ चीज कल होना चाहिए ना। तो कल इसलिए हम देश की आजादी से जुड़ा हुआ चीज पढ़ाने वाले हैं। तो ध्यान दो बाबू कि भारतीय लोकतंत्र कितना सफल रहा है। तो कहेंगे कि भारतीय लोकतंत्र जो है वो काफी सफल है। भारत के पड़ोसी देश जहां आज भी लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आप लोगों को हम नेपाल में जन संघर्ष पढ़ाए थे कि किस तरीके से लोग नेपाल में आज भी लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नेपाल में आज भी लोग लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नेपाल में आज भी संघर्ष चल रहा है। वहीं भारत में लोकतंत्र की जड़ें दिन प्रतिदिन और गहरी होती जा रही है। मतलब भारत के पड़ोसी देश कुछ हैं जहां पे लोकतंत्र आज भी नहीं है। हालांकि अब तो हो गया है, लेकिन बहुत मुश्किल है। ठीक है ना? बांग्लादेश में देख लीजिए, बांग्लादेश में आज भी बड़ा दिक्कत होता है। कुछ दिन पहले ही सैनिक शासन लागू हो गया था। तो ये सब होते रहता है। लेकिन भारत जहां पर कि लोकतंत्र शुरू से एकदम लेकर के अभी तक सफल रहा है, और इसकी जड़ें जो है वो अभी भी मजबूत है। इसकी जड़ें जो है वो अभी भी क्या है बाबू? मजबूत है। इसकी जड़ें जो है वो क्या है? अभी भी मजबूत है। तो भारतीय लोकतंत्र काफी सफल रहा है। 2009 में 15वीं लोकसभा के चुनावों का मूल्यांकन करते हैं तो पता चलता है कि भारत की जनता ने एक साथ पूरे देश में आपराधिक छवि के उम्मीदवारों को खारिज कर दिया है। अब चूंकि भारत की जनता भी ना संभल रही है, सतर्क हो रही है, समझदार हो रही है, इसलिए अपराधी छवि के लोगों को अब जिताने का प्रयास नहीं करती है चुनाव में। अब भारत के लोग भी इतने समझदार हैं कि पढ़े लिखे लोगों को, अच्छे लोगों को चाहते हैं कि सत्ता में आए, अच्छे लोगों को वोट देते हैं। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, भारतीय लोकतंत्र में कुछ कमियां भी हैं, परंतु अपनी कमियों के बावजूद भारतीय लोकतंत्र सत्ता के विकेंद्रीकरण द्वारा अधिकाधिक लोगों को सत्ता में साझेदार बनाने में सफल रहा है। यानी कि भारतीय लोकतंत्र में बहुत कुछ कमियां हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि सर्वगुण संपन्न हो हमारा लोकतंत्र। कुछ कमियां हैं, लेकिन इन कमियों के बावजूद भी भारतीय लोकतंत्र सत्ता का विकेंद्रीकरण किया है, मतलब शक्ति का बंटवारा किया है, और अधिक से अधिक लोगों को सत्ता में साझेदार बनाया है, अधिक से अधिक लोगों को सत्ता में मौका दिया है, जो भारतीय लोकतंत्र की सफलता को स्पष्ट करता है। भारतीय लोकतंत्र की सफलता के बारे में बताता है कि भारतीय लोकतंत्र आखिर कितना सफल है। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों, भारतीय लोकतंत्र जो है वो काफी सफल रहा है। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा। और भारतीय लोकतंत्र की सफलता के बहुत सारे कारण भी हैं, बहुत सारे कारण है भारतीय लोकतंत्र की सफलता से। एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि भारतीय लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है? भारत में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है? यह क्वेश्चन ना परीक्षा में बनता है प्यारे बच्चों। कैसे सफल हो सकता है भारतीय लोकतंत्र? अगर हमसे पूछा जाए कि भारतीय लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है, तो हम क्या जवाब देंगे? लिखेंगे कि भारत में लोकतंत्र निम्नलिखित तरीके से सफल हो सकते हैं। जैसे शिक्षा का प्रसार करना। भाई, भारत के लोग जितने ज्यादा शिक्षित होंगे, जितना पढ़ा लिखा लोग होगा, भारत के लोग चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जितने पढ़े लिखे होंगे उतना ही लोकतंत्र हमारा सफल होगा। भारत में जितने लोग पढ़े लिखे होंगे उतना ही हमारा लोकतंत्र क्या होगा बाबू? सफल होगा। याद रहेगा? समझ आ गया ना? भारत में लोग जितने पढ़े लिखे होंगे उतना हमारा देश भारत क्या होगा? सफल होगा। ठीक है ना? भारत में लोकतंत्र, क्योंकि भाई पढ़े लिखे लोग होंगे, अच्छा उम्मीदवार चुनेंगे, अच्छा उम्मीदवार चुनेंगे, तुम्हारा देश का बढ़िया विकास होगा, भारतीय लोकतंत्र सफल होगा। ध्यान रखिएगा। तो भारत में लोकतंत्र तभी सफल है जब यहाँ के लोग शिक्षित होंगे। दूसरा, अल्पसंख्यकों की आकांक्षाओं पर समान रूप से ध्यान देना। जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक मतलब जिनकी संख्या बहुत कम है, जिनकी संख्या कम है, उनको भी बराबर रूप से ध्यान देना। ऐसा नहीं कि कुछ नेता जैसे करते हैं कि जिनका संख्या ज्यादा है, उनको पता है कि हमको तो ज्यादा वोट यही सब देगा, तो इसलिए उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। लोकतंत्र में एक एक वोट का महत्व है, इसलिए आप लोगों को ध्यान देना है, यानी कि मुख्य रूप से जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको ध्यान देना है कि जो अल्पसंख्यक है, जिनकी संख्या कम है, समाज में जो कम लोग हैं, उन पर भी बराबर रूप से क्या करना है? ध्यान देना है। ठीक है ना?
तीसरा, राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र स्थापित करना है। राजनीतिक दल एक दूसरे को दुश्मन न समझे। पक्ष विपक्ष भारतीय लोकतंत्र की एक खूबसूरत सी माला है। तो पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के हमारे देश के लोकतंत्र के लिए कार्य करें तो ही जाकर के क्या होगा, हमारा देश में लोकतंत्र सफल होगा। और असमानताओं को दूर करना, चाहे वो सामाजिक असमानता हो या फिर आर्थिक असमानता हो, जब तक असमानता को दूर नहीं किया जाएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। असमानता कहने का मतलब कि जो भेदभाव है, असमानता कहने का मतलब कि हमारे समाज में जो गंदी रीति है, असमानता कहने का मतलब कि जाति प्रथा है, इन सब चीजों को क्या करना होगा, समाप्त करना होगा। तब जाकर के हमारा लोकतंत्र क्या होगा, और ज्यादा सफल होगा। ठीक है ना, तब जाकर के हमारा लोकतंत्र और सफल होगा। और आम लोगों में राजनीतिक जागरूकता लाना, जो बाकी लोग हैं, आम लोग हैं, उनमें ये राजनीतिक जागरूकता लाना, ये सब क्या है, मुख्य काम है। ये सब मुख्य काम है। और ये सब काम अगर किया जाए तब जाकर के भारत में लोकतंत्र सफल हो सकता है। तब जाकर के क्या हो सकता है, भारत में लोकतंत्र सफल हो सकता है। ठीक है ना, तब जाकर के भारत में लोकतंत्र सफल हो सकता है। अन्यथा भारत में सफल लोकतंत्र ये नहीं हो सकता है, किसी भी देश में नहीं हो सकता है। जब तक ये सब चीजें नहीं होगा ना, किसी भी देश में लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता है। समझ में आ गया बाबू? हाँ, ठीक है ना, एकदम इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो लोकतंत्र की सफलता के बारे में और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन हम करवा देते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन से बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो लोकतंत्र की सफलता, एक क्वेश्चन यहां से 5 नंबर वाला भी बनता है। एक तो अभी 2 नंबर वाला बन गया कि लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है। एक 5 नंबर वाला क्वेश्चन बनता है कि लोकतंत्र की सफलता की कौन सी आवश्यक शर्तें हैं। फिर से वही क्वेश्चन लगभग है कि कौन कौन सा शर्त है जिससे लोकतंत्र सफल हो सकता है, यानी कौन कौन सा ऐसा चीज है जिससे लोकतंत्र सफल हो सकता है। ठीक है ना सर, हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर बाद में पढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है, आगे पीछे तो हो सकता है ना। तीसरा चैप्टर हम बाद में पढ़ा देंगे, पहले चौथा पढ़ा देते हैं, एकदम क्लियर चीज है। ठीक है ना, तो लोकतंत्र की सफलता की कौन सी आवश्यक शर्तें हैं, क्वेश्चन यही कह रहा है ना कि लोकतंत्र की अब ये सफलता की शर्त क्या है, कैसे लोकतंत्र सफल होगा। तो हम लोग लिखेंगे प्यारे बच्चों कि भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए कुछ आवश्यक शर्त जो है वो इस प्रकार है। सबसे पहला है जनता की जागरूकता। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी हमारा लोकतंत्र कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि लोकतंत्र में मालिक कौन है, जनता। और जब भाई मालिक ही अगर जागरूक ना हो तो कैसे सफल हो सकता है। तो इसलिए जनता की जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण है। जनता की जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण है। भारत में जनता की जागरूकता के लिए सरकार तत्पर है। राजनीतिक दल एवं मीडिया भारत में जनता की जागरूकता में वृद्धि के लिए निरंतर प्रयासरत है। भारत में जो लोग हैं ना वो जनता को जागरूक करने के लिए प्रयासरत है। जब तक भारत के लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक हमारा लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो लोकतंत्र तभी सफल होगा जब भारत के लोग जागरूक होंगे। ठीक है, लोकतंत्र तभी सफल होगा जब भारत के लोग जागरूक होंगे, समझदार होंगे, पढ़े लिखे होंगे। समझ में आ गया ना, तो पढ़े लिखे लोग होंगे, हमारा लोकतंत्र सफल हो जाएगा। दूसरा, लोकतंत्र में आस्था और विश्वास। सबसे बड़ी चीज है कि भाई अगर आप भारत में रहते हैं तो आपको लोकतंत्र में आस्था रखना होगा, लोकतंत्र में विश्वास रखना होगा। जब तक आप लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखेंगे कैसे होगा, किसी चीज में विश्वास तो करना पड़ेगा ना। तो भाई सबसे पहला चीज तो है कि जनता जागरूक हो तब लोकतंत्र सफल होगा। दूसरा, लोकतंत्र में विश्वास होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए। ठीक है ना, भारत में लोकतंत्र के प्रति जनता की अटूट आस्था है। यही कारण है कि हमने आजादी के बाद लोकतंत्र को अपनाया। यही कारण है कि हमने आजादी के बाद क्या अपनाया, लोकतंत्र अपनाया। आजादी के बाद लोकतंत्र अपनाने का यही एक बड़ा कारण है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा, अगर बात करें शिक्षा का, तो लोकतंत्र में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक लोकतंत्र सफल नहीं होगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा कि लोकतंत्र में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षा ही मनुष्य को अपने अधिकार और कर्तव्य का सही ज्ञान करा सकती है। अगर शिक्षा है तो लोगों को अधिकार के बारे में, कर्तव्य के बारे में पता है कि हमारा मूल अधिकार क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। तो ध्यान रखिएगा, शिक्षा ही मनुष्य को अपने अधिकार और कर्तव्य का सही ज्ञान कराती है। मतदाता अपने मताधिकार का सही सदुपयोग शिक्षा के माध्यम से ही करता है। मतदाता अपने मत का सही उपयोग कैसे करता है, शिक्षा के माध्यम से करता है। शिक्षा है तो लोग समझते हैं कि भाई सही है, तो मतदाता जो है ना वो शिक्षा के माध्यम से ही अपने वोट का उपयोग करते हैं। वोट देने वाला अगर शिक्षित होगा तो वो जात पात के नाम पर वोट देकर के चला आएगा, लेकिन शिक्षित होगा तो वो उम्मीदवार को देखते हुए वोट करके आएगा। तो इसलिए मतदाता अपने मताधिकार का सही सदुपयोग शिक्षा के माध्यम से ही करता है। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है ताकि अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति सजग रहे। अपने मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, अपने मौलिक कर्तव्यों को जानने के लिए शिक्षा जरूरी है। तो भाई लोकतंत्र को सफल करने का तो 3 चीज ध्यान रखिएगा। एक तो हो गया जनता की जागरूकता, दूसरा लोकतंत्र में आस्था और विश्वास होना चाहिए, तीसरा है शिक्षा, चौथा है आर्थिक समानता। लोकतंत्र तभी सफल होगा जब यहां आर्थिक समानता होगा। आर्थिक समानता मतलब अमीर गरीब का भेदभाव मिटाया जाएगा।
जब तक हमारे देश में गरीबों को सताया जाएगा हमारा लोकतंत्र कभी सफल नहीं हो सकता है। हमारे देश में अगर गरीबों को सताया जाएगा तो हमारा लोकतंत्र कभी सफल नहीं हो सकता है। तो इसलिए आर्थिक समानता के बिना लोकतंत्र अधूरा है। आर्थिक समानता के बिना लोकतंत्र क्या है? अधूरा है। आर्थिक समानता स्थापित करके ही लोकतंत्र को सफल बनाया जा सकता है। आर्थिक असमानता को दूर करके ही, अमीरी गरीबी का भेदभाव मिटा करके ही लोकतंत्र को दूर किया जा सकता, ये लोकतंत्र को सफल किया जा सकता है। और पांचवा है स्थानीय स्वशासन, यानी लोकतंत्र की सफलता के लिए स्थानीय स्वशासन की स्थापना आवश्यक है। इस व्यवस्था में समस्याओं का समाधान शीघ्र हो जाता है। स्थानीय संस्थाएं लोगों को राजनीतिक प्रशिक्षण देती है, जो लोकतंत्र की सफलता के लिए बहुत आवश्यक है। तो बाबू कुल मिलाकर के हम आपको 5 ऐसे कारण बताए जिससे हमारा लोकतंत्र सफल हो सकता है। ठीक है ना? 5 ऐसे कारण हैं जिससे हमारा लोकतंत्र क्या हो सकता है? सफल हो सकता है। समझ में आ गया ना? तो ये भारत में लोकतंत्र, कल तो हम पूरा लगभग थ्योरेटिकल पार्ट समझा दिए थे, आज क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं तो आपको बता दिए कि भारतीय लोकतंत्र के सफल होने का कौन कौन सा शर्त है। याद रखिएगा, पहला है जनता की जागरूकता, दूसरा लोकतंत्र की आस्था और विश्वास, तीसरा है शिक्षा, चौथा है आर्थिक समानता और फिर है स्थानीय स्वशासन। तो ये है प्यारे बच्चों 4-5 ऐसे कारण जिससे लोकतंत्र सफल हो सकता है। लोकतंत्र की सफलता के ये शर्त है। ठीक है ना? अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में लोकतंत्र के भविष्य को आप किस रूप में देखते हैं? भारत में लोकतंत्र का भविष्य कैसा है? अरे भाई, पिछले 75-76 सालों से, 75-76 तो छोड़िए और भी ज्यादा, ठीक है ना, लगभग 78 सालों से हमारे देश में लोकतंत्र है और एकदम सफल पूर्वक चल रहा है। तो आगे भी लोकतंत्र सफल पूर्वक ही चलेगा। बस थोड़ा बहुत जो लोकतंत्र में कमी है उस कमी को दूर कर लिया जाए। अगर भारतीय लोकतंत्र में जो थोड़ा बहुत भी कमी है, अगर ये कमी दूर हो जाता है तो फिर भारतीय लोकतंत्र एकदम सफल हो जाएगा। ठीक है ना? भारतीय लोकतंत्र में जो थोड़ा बहुत कमी है, अगर ये कमी दूर हो जाए तो फिर भारतीय लोकतंत्र एकदम सफल हो जाएगा। भारतीय लोकतंत्र में फिर किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो इसलिए भारतीय लोकतंत्र सफलता की ओर अग्रसर है। थोड़ा बहुत कमी है, बस इस कमी को दूर कर लेना है तो फिर पूरे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र भारत बन जाएगा। तो वही चीज को हम लोग लिख देंगे कि भारतवर्ष में लोकतंत्र के भविष्य को हम काफी उज्जवल रूप में देखते हैं। भारत के पड़ोसी देश आज भी लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भारत के पड़ोसी देश हैं जो आज भी लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र में कुछ कमियां भी है, परंतु इन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। थोड़ा बहुत कमी है भारतीय लोकतंत्र में, जिसको कि दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है ना? और हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय लोकतंत्र इन कमियों को दूर कर लेगा और आने वाले समय में विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र बन जाएगा। भारत जो है वो इन कमियों को दूर कर लेगा। भारत के लोकतंत्र में जो थोड़ा बहुत भी कमी है तो उसको दूर करेगा और दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र भारत बन जाएगा। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों ये हो गया। और अब एक इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन, 5 नंबर वाला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। लोकतंत्र का 4 विशेषता। लोकतंत्र का 4 गो विशेषता पूछता है। लास्ट में बाबू ध्यान रखिएगा कि भारतीय लोकतंत्र का 4 गो विशेषता बतलाइए। तो भाई 4 गो विशेषता क्या है भारतीय लोकतंत्र का? पहला विशेषता तो है वयस्क मताधिकार, यानी कि जिनका उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो गया है वो बिना किसी भेदभाव के जाकर के वोट दे सकते हैं। ठीक है ना? पहला विशेषता तो यही है भारतीय लोकतंत्र का, जिनका भी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है वो वोट देने के अधिकारी हैं। ठीक है ना? वो वोट डाल सकते हैं, उनको एक वोट देने का अधिकार है। पहला विशेषता तो ये है। दूसरा विशेषता है नागरिकों को मौलिक अधिकार। बहुत सारे मौलिक अधिकार नागरिकों को दिया गया है, जैसे सूचना का अधिकार 2005 में लागू हुआ। ये भारत के नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो नागरिकों के लिए जो मौलिक अधिकार है ये भी ध्यान रखना है। तीसरा संसदीय लोकतंत्र। भारत में क्या है बाबू? संसदीय लोकतंत्र है। यहां राष्ट्रपति सर्वोच्च पदाधिकारी है। सर्वोच्च पदाधिकारी यहां कौन है? राष्ट्रपति है। ठीक है ना? तो इन सब चीजों को हम लोग लिख देंगे। तो सबसे पहला वयस्क मताधिकार, जिसमें हम लोग लिखेंगे कि भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा शासन संचालित होता है। जो भी यहां लोग चुने जाते हैं ना, वो शासन चलाते हैं। हम लोग वोट देते हैं, वोट देने के बाद चाहे विधायक सांसद को चुनते हैं, फिर वो लोग क्या करते हैं? शासन को चलाते हैं। ठीक है ना बाबू? क्लियर ना? ध्यान दीजिएगा। तो भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अच्छा, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब क्या बताए थे? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब होता है कि जहां जनता खुद शासन न करके अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। जनता खुद शासन नहीं करती है, जनता प्रतिनिधि चुनती है वोट देकर के और प्रतिनिधि शासन करता है। ठीक है ना बाबू? ध्यान दीजिएगा। तो भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा शासन संचालित होता है। भारत में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को बिना किसी भेदभाव के मताधिकार प्राप्त है। भारत में प्रत्येक स्त्री पुरुष को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है ना?
दूसरा है नागरिकों को मौलिक अधिकार। प्यारे बच्चों, भारत के नागरिकों को संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं और उनके संरक्षण का उत्तरदायित्व सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को दिया गया है। यानी कि मौलिक अधिकार जो व्यक्तियों को मिला है उसकी रक्षा न्यायालय कर रहा है और सब लोगों को अपना मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य ये सब जानना चाहिए। तीसरा है संसदीय लोकतंत्र। भारतीय लोकतंत्र की विशेषता संसदीय लोकतंत्र है, जहां राष्ट्रपति कार्यपालिका के सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। भारत का सबसे पावरफुल लोग राष्ट्रपति है, सबसे पहला नागरिक राष्ट्रपति है, सर्वोच्च कार्यपालिका राष्ट्रपति है, ध्यान दीजिएगा। वास्तविक कार्यपालिका का शक्ति मंत्रिपरिषद के हाथ में है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। भारत में प्रधानमंत्री भी है जिनके पास भी बहुत पावर है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है और इसी अर्थ में भारत में संसदीय लोकतंत्र है। भारत में क्या है बाबू? संसदीय लोकतंत्र है। यहाँ संसद जो है, ठीक है ना, जितने भी सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो सब मिलकर के एक प्रधानमंत्री को चुनते हैं और तब जाकर के वे लोग क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा, तब जाकर के वे लोग क्या करते हैं, तब जाकर के वे लोग भारत के ऊपर शासन चलाते हैं, भारत को चलाते हैं, ठीक है ना। और चौथा, चूंकि ये चार को विशेषता पूछा है, देख लीजिए चार विशेषता। तो पहला विशेषता तो बता दिया वयस्क मताधिकार, दूसरा नागरिकों का मौलिक अधिकार, तीसरा संसदीय लोकतंत्र और चौथा है स्वतंत्र न्यायपालिका। चौथा क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका। तो याद रखिएगा, भारतीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था है। संविधान की रक्षा का भार सर्वोच्च न्यायालय को सौंप दिया गया है। संविधान की रक्षा का भार किसको सौंपा गया है? तो संविधान की रक्षा का भार, ध्यान रखिएगा, किसको? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट को इसका भार सौंपा गया है, सर्वोच्च न्यायालय का भार। क्लियर, याद रहेगा, सर्वोच्च न्यायालय का भार किसको सौंपा गया है? सुप्रीम कोर्ट को सौंपा गया है बाबू, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये था प्यारे बच्चों आपका एक छोटा सा चैप्टर, लोकतंत्र की उपलब्धियां, ठीक है ना। यह एक छोटा सा चैप्टर था जिसका नाम है लोकतंत्र की उपलब्धियां। तो हम आप लोगों को इस चैप्टर के बारे में बता दिए, लोकतंत्र की उपलब्धियों के बारे में बता दिए, ठीक है बाबू, याद रहेगा, ठीक है ना। आइए अब हम लोग इसका ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव तो द एंड हो गया, यहां पर आपका जो चैप्टर है ये क्या हो जाता है? द एंड हो जाता है, खत्म हो गया, यहां पे आपका चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक है बाबू। छोटा सा चैप्टर था, समाप्त हो गया, इतना ही छोटा चैप्टर है, 5वां नंबर चैप्टर भी। उसके बाद आपका सिविक्स का सिलेबस समाप्त, उसके बाद सिविक्स खत्म, ठीक है ना। आइए प्यारे बच्चों हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव ज्यादा नहीं है, अरे भाई ऑब्जेक्टिव बा में इसका क्या हुआ जी, एक मिनट रुक जा भाई। पहले से ना पता नहीं पीडीएफ में आंसर लग करके आ गया है, तो आइए हम लोग ऐसे ही देख लेते हैं। आप लोग बस याद रखिएगा, अगली बार जब टेस्ट लेंगे तो उसमें आप लोग याद रखिएगा, बता देंगे, अब क्या करें, अब थोड़ा देर लग जाएगा सब आंसर हटाने में। कह रहा है कि इनमें कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है? तो लोकतंत्र की स्थापना में बाधक कौन हो जाएगा? पूंजी के कारण लोकतंत्र का क्या लेना देना है बाबू? सबसे बड़ा शिक्षा ये चीज है अशिक्षा। अगर लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे तो लोकतंत्र बाधक होगा। तो लोकतंत्र का बाधक में सबसे बड़ा योगदान किसका है? शिक्षा का। कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है? तो जवाब होगा अशिक्षा। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र में सरकारें किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकतंत्र में चाहे कोई भी सरकार रहे वो प्यारे बच्चों जनता के प्रति उत्तरदायी, यानी कि जनता के लिए काम करती है। लोकतंत्र में सरकार किसके लिए? जनता के लिए काम करती है। आगे, किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है भारत में? तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत में कैसा लोकतंत्र है? याद रखिएगा, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। टोटल 25 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना जाता है? विश्व का सबसे बढ़िया शासन व्यवस्था क्या है? तो विश्व का सबसे बढ़िया शासन व्यवस्था है लोकतंत्र। विश्व का सबसे बढ़िया शासन व्यवस्था लोकतंत्र है। अगला है, आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र है? तो दुनिया के लगभग 100 देशों में आज लोकतंत्र है। आज दुनिया के लगभग 100 देशों में लोकतंत्र है, ध्यान दीजिएगा। आगे, किस सरकार के कार्यों का मूल्यांकन जनता भय के कारण नहीं करती है? जनता डर के कारण नहीं करती है, तो लोकतांत्रिक शासन का। लोकतंत्र में जो शासन होता है उसका मूल्यांकन कभी भी जनता भय के कारण नहीं करती है। लोकतंत्र में जनता एकदम निडर है, निफिक्र है, ठीक है ना। कह रहा है किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होते हैं? तो लोकतांत्रिक सरकार में चुनाव जो है वो नियमित रूप से होता है। आगे, किस सरकार में फैसला लेने में विलंब होता है? फैसला लेने में विलंब किसमें होता है? तो लोकतांत्रिक सरकार में फैसला लेने में विलंब होता है।
लोकतांत्रिक सरकार में फैसला लेने में विलंब होता है। अगला है कि दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले 20% लोग आय के कितने प्रतिशत हिस्से पर अपना जीवन यापन करते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले 20% लोग, ध्यान रखिएगा, आय के कितने प्रतिशत हिस्से पर? तो सिर्फ 3%, सिर्फ 3% हिस्से पर अपना जीवन यापन करते हैं। लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश किसमें बनी रहती है? नियमित संवाद मतलब जहां पर सरकार और जनता के बीच बातचीत हो, तो यह लोकतंत्र में ही संभव है। आगे कह रहा है कि लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं। लोकतंत्र में फैसला कैसे लिया जाता है? तो लोकतंत्र में फैसला सामूहिक सहमति से लिया जाता है। लोकतंत्र में फैसला कैसे लिया जाता है? तो लोकतंत्र में सामूहिक सहमति से फैसला लिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। अगला है, किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता होती है? व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता होती है गैर लोकतांत्रिक फैसलों में। गैर लोकतांत्रिक फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता होती है। अगला बता दीजिए, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप कौन नहीं है? तो भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है बहुसंख्यकों का शासन। यानी कि भारत में सबका शासन है, सिर्फ बहुसंख्यकों का शासन नहीं है। यहां बहुसंख्यकों का भी शासन है, अल्पसंख्यकों का भी शासन है। मतलब जिनका संख्या ज्यादा है वो भी शासन कर रहे हैं, जिनका संख्या कम है वो भी शासन कर रहे हैं। आगे, निम्नांकित में कौन सा गुण लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है? तो जवाब होगा बहुसंख्यकों का शासन। यहां सिर्फ बहुसंख्यकों का शासन नहीं है। अगला है, लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र एक सामाजिक व्यवस्था है। ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्र क्या है? एक सामाजिक व्यवस्था है। क्लियर? क्लियर बाबू? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग केक के लिए मैसेज कर रहे हैं भाई, गुरुजी केक खिलाइए, मिल जाएगा, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न में कौन सा कारक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अनुरूप है? तो भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप है विविधता में सामंजस्य, यानी कि भारत में अनेक अनेक जाति के लोग हैं फिर भी एक साथ मिलकर रह रहे हैं। उत्तरदायी शासन व्यवस्था और लोगों का शासन, जवाब होगा इनमें से सभी। अगला बताइए, निम्नांकित किस देश में लोकतंत्र की स्थापना अभी तक नहीं हो सकी है? तो जवाब होगा म्यांमार में अभी भी लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकी है। अगला है, वर्तमान समय में किस शासन व्यवस्था को सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है? तो सबसे ज्यादा लोकप्रिय माना जाता है लोकतंत्र को ही। अगला है, निम्नांकित में कौन सा कथन लोकतांत्रिक शासन पद्धति के संदर्भ में सही है? तो लोकतांत्रिक शासन पद्धति के संदर्भ में सही है तीव्र आर्थिक विकास दर, यानी कि जहां लोकतंत्र होता है वहां तेजी से विकास होता है। अगला बताइए, निम्नांकित कथनों में लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से कौन सा कारक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? कौन सा कारक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? तो जवाब होगा बहुसंख्यकों की तानाशाही। लोकतंत्र में कभी भी बहुसंख्यक तानाशाही नहीं कर सकते हैं, श्रीलंका के जैसा यहां नहीं चलेगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों के मार्ग में बाधक है? लोकतंत्र की उपलब्धियों के मार्ग में बाधक है असमानता, आर्थिक असमानता। लोगों के साथ जो भेदभाव होता है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सब कुछ लोकतंत्र के लिए क्या है? बाधक है। अगला बताइए, निम्नांकित में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों के प्राप्ति के लिए आवश्यक है? तो लोकतंत्र के प्राप्ति के लिए, लोकतंत्र की उपलब्धियों के प्राप्ति के लिए बाधक क्या है? आर्थिक समृद्धि और विकास। लोकतंत्र में आर्थिक समृद्धि होगा, विकास होगा, तभी लोकतंत्र सफल होगा। अगला है, लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? तो चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार जनता को है। जनता को यह अधिकार है कि वो चुनाव में भाग ले और क्या करे? अपने प्रतिनिधियों को चुने। अगला है, निम्नांकित कारकों में लोकतंत्र की उपलब्धियों के मूल्यांकन की सही कसौटी एवं आधार क्या है? लोकतंत्र की उपलब्धियों के मूल्यांकन की सही कसौटी, तो लोकतंत्र के उपलब्धियों के मूल्यांकन की सही कसौटी है उत्तरदायी शासन व्यवस्था। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। कौन सा एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? तो जवाब होगा बहुसंख्यकों का शासन। बहुसंख्यकों का शासन लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। बहुसंख्यकों का शासन लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के आपका ये चैप्टर था बाबू, और ये चैप्टर आज क्या हो गया? खत्म हो गया, द एंड हो गया, समाप्त हो गया ये चैप्टर। आपका सिविक्स का चौथा नंबर चैप्टर खत्म, ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों, पांचवा नंबर चैप्टर, सिर्फ एक चैप्टर और बच गया है सिविक्स में, और उसके बाद आपका सिविक्स का सिलेबस समाप्त हो जाएगा। सिर्फ एक चैप्टर और बचा है, फिर सिविक्स का सिलेबस समाप्त। हाँ, तो फिर प्यारे बच्चों, अब आज आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया है। अब शाम वाली क्लास के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। शाम वाली क्लास में जब मिलेंगे तो एकदम बढ़िया से तहलका मचाएंगे भाई, ठीक है ना। शाम वाला क्लास एकदम बेहतरीन होगा, जबरदस्त होगा। तो फिर प्यारे बच्चों, अब शाम की क्लास का इंतजार करिए। मिलते हैं हम लोग अब शाम वाली क्लास में। और फिर से एक बार, बच्चों की क्लास में बहुत सारे बच्चे हैप्पी बर्थडे बोले हैं, तो आप सभी लोगों को फिर से एक बार दिल से धन्यवाद, दिल से आभार, ठीक है ना। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों शाम वाली क्लास में। अब शाम वाली क्लास का इंतजार करिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आज का ये क्लास चलेगा। आज और कल 2 दिन एकदम खास है, तो दोनों दिन के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है ना। लव यू सो मच प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से थैंक यू, दिल से आभार, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आपका आभार।
मिलते हैं शाम वाली क्लास में। जय हिंद।